हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? माई सेल्फ खुशबू दुबे, आयु में मेंटर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे होंगे। बरसात का मौसम चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग द लिविंग वर्ल्ड को जानेंगे। जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें सबसे पहले हम लोग ऑथर्स के बारे में समझेंगे। ओके, ऑथर्स क्या कहना चाह रहे हैं और ऑथर के बारे में जो चैप्टर का जो एंड सेक्शन, सॉरी, जो स्टार्टिंग का सेक्शन होता है उसको पढ़ना हम लोग भूल जाते हैं। मतलब बच्चों का बिगेस्ट मिस्टेक जो होता है ना, वो यही होता है। सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या है? चैप्टर का एंड का और चैप्टर का स्टार्टिंग का पेज हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब एंड तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो होता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो होता है उसको पढ़ना हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है और हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है उसमें ऑथर्स के बारे में बताया गया है। ऑथर्स में क्या है? अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर के बारे में हम लोग को यहाँ पे बोला गया, बताया गया है। मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ये पूरी की पूरी वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी है। आप लोग अपने पास एनसीईआरटी उठा करके रखे रहिएगा और सारी लाइंस को मिलाते जाइएगा। एक भी लाइन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है और जो भी है इम्पोर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐसे, मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि एनसीईआरटी की लाइंस जो है वो एक्स्ट्रा नहीं। एनसीईआरटी की लाइन एक्स्ट्रा कभी नहीं होती है, बल्कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन में बहुत सारी गहराइयां होती हैं। लेकिन फिर भी हमको उसी में से क्या पढ़ना है, किन किन चैप्टर में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, वो चीजें हमें जानकारी नहीं होती है। तो हमको यही जानकारी करना है। ओके, हम आप लोग को बताएंगे, हम पूरा का पूरा आप लोग का साथ देंगे इस जर्नी में। बीएससी नर्सिंग हो गया या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग हुआ या क्लास 11th का सिलेबस हुआ, वह बिहार बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, ठीक है। ये नहीं समझना है कि इंग्लिश मीडियम में है तो सीबीएसई, ओनली सीबीएसई के लिए ये बैच हमारा चल रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ये उतना ही मैटर रखता है। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में ही बताऊं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को बताऊंगी, यानी कि इंग्लिश में समझाने वाली हूँ। जितना भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या देखिए, अर्नस्ट मेयर जो है, अर्नस्ट मेयर से क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले अर्नस्ट मेयर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा आप लोगों से। 5 जुलाई 1904। ओके, सॉरी, यहाँ हो गया 5 जुलाई 1904 अंश मेयर का बर्थ ईयर। ओके, बर्थ टाइम ईयर। और ये एक सबसे ज्यादा हर जगह पूछे जाना वाला सवाल है, जो कि आप लोगों को कहीं भी देखिएगा तो देखने को मिल जाता है। ये सवाल हम लोग का क्या है? वह है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? ये सवाल हर जगह पूछा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? अर्नस्ट मेयर आ जाता है। हम लोगों को तो ध्यान में ही नहीं रहता कि ये कहाँ से आ गया है सवाल। ये सवाल आता है हमारे इंट्रोडक्टरी सेक्शन से, जो कि हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमको कुछ भी नहीं छोड़ना। और अंश मेयर के बारे में क्या और भी कहानियां पूछेगा कि उन्होंने कब क्या क्या शादी किया, ये वो नहीं, इसको इतना नहीं पूछना रहता। बस मेन मेन चीजें जो है उतना जानना जरूरी होता है। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए इनका रिसर्च पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बर्थ टाइम, फिर इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, और उसके बाद इनका रिसर्च पूछेगा। तो रिसर्च में आ जाता है हमारा स्पेंड, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ओके,
क्लियर दिस पॉइंट? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, आगे अब देखते हैं। मेयर वाज awarded the three prize widely regarded as a triple crown of biology। यानी कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोले जाते हैं। इन्होंने रिसर्च किन किन फील्ड में किया था? ऑर्निथोलॉजी वाले सेक्शन में, टेक्सोनॉमी में, जू जियोग्राफी में, इवोल्यूशन और सिस्टमैटिक एंड हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। इतने सारे टॉपिक्स पर इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। ठीक है, आगे लेकिन इनको अब प्राइज कब मिला? किन किन चीजों के लिए मिला है? तो इनका प्राइस देखिए, एक मिला है इनको प्राइस बाल्जन प्राइस इन 1983। बाल्जन प्राइस इनको 1983 में मिला। और इंटरनेशनल प्राइस इनको मिला है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। द क्राफ्ट द क्राफोर्ड द क्राफोर्ड क्राफोर्ड प्राइज कब मिला था इनको? तो 1999 में मिला था। अब ये पूछा जाएगा कि इनका जर्नी कितने दिन का था, लाइफ टाइम कितने दिन का था इनका? तो यह 100 ईयर का था। इनका जन्म हुआ था 1904 में और डेथ हुआ 2004 में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मैं जरा ब्राइटनेस बढ़ा दे रही हूँ अपने सिस्टम का, ताकि आप लोग को क्लियरली दिखेगा। ओके, चलिए देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। एक मिनट, बहुत छोटा होता जा रहा है। एक मिनट, एक मिनट, बड़ा होता है इसको। एक मिनट, बस बस, हो गया हो गया हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, इतना ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो रही होगी। मैं एक बार इसको रीचेक करती हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, नहीं, आप लोग क्लियरली विजिबल नहीं है ये चीजें। मैं इसको फिर से करती हूँ, देखती हूँ, सेटअप करती हूँ। ओके, ज्यादा जूम हो जा रहा है ना? छोटा करने पर दिख ही नहीं रहा है। ऐसा करते हैं आप लोग के लिए। अब ठीक है, दिख रहा है? लाइनें ज्यादा छोटी है ना, इसलिए तो जूम करना पड़ रहा था। और जूम कर रहा है तो पूरी की पूरी कट जा रही है ना। तो रुकिए, हम इसको अभी सेट करते हैं। आई हैव क्लियर दिस पॉइंट। अब तो आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग थोड़ा सा ये अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बाकी आप लोगों को जो पीपीटी मिल सॉरी, इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा। पीपीटी अच्छे से देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। मैं पीपीटी अपना पीडीएफ जो है क्रिएट करके आप लोग को सेंड कर दूंगी। ये देख लीजिएगा, इसमें क्लियर दिखेगा। बाकी अभी आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद ब्राइटनेस थोड़ा कर लेंगे।
तो दिखने लगेगा। ओके, अभी के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि स्लाइड ही हम ऐसा बना लिए हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या बोला है चैप्टर हम लोग का, क्या बोल रहा है, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब कि लिविंग मीन्स क्या था, सजीव। वर्ल्ड पूरे विश्व में सजीव, सजीव जगत में डाइवर्सिटी बहुत सारी है। डाइवर्सिटी मीन्स विविधताएं, ठीक है, अलग अलग एक जगह पे प्रेजेंट हम लोग हैं। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो हमारी आंखों से दिख रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज हमारी आंखों से नहीं दिख रहा। तो यही होती है डाइवर्सिटी। अब उसको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे। मतलब हम सबसे पहले पहचाने नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो हम उसका नाम कैसे रख देंगे। बात सही है ना। अब हमको पता नहीं चलेगा कि ये कॉपी है और ये पेन है, तो हम उसको अलग अलग फाइल्स में कैसे रखेंगे बताइए। एक कलम का बॉक्स, पेन का बॉक्स अलग होता है, और बुक का बॉक्स अलग, हम लोग उसको अलग रखते हैं। इसी तरीके से जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि पेन का काम क्या है और कॉपी का काम क्या है, बुक का काम क्या है, तो हम लोग उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, तो समस्याएं होंगी, होंगी ना। उसी तरीके से इसमें है। मैं बड़े मजेदार तरीके से आप लोग को समझा रही हूँ, आप इंटरेस्ट से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा। द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर जो होता है ना, हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट को या फिर नीट के स्टूडेंट को, जो भी है, उन सबको बोरिंग लगता है। लेकिन ये उतना बोरिंग नहीं है जितना के लोग समझते हैं। इसको तो कोरिलेट करके अगर चलिएगा ना अपने लाइफ से जो हो रहा है, ये बड़े बहुत ही मजेदार चैप्टर है। कोई भी इसमें बोरिंग सेक्शन मेरे हिसाब से नहीं है। और मेरे साथ पढ़िएगा तो मैं तो बोलती हूँ कि बोरिंग लगेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। देखते हैं कि देखिए, हम बुक्स का लाइन टू लाइन नहीं लिए हैं, लेकिन जो लाइन लिए हैं एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी जितनी भी लाइनें हैं एनसीईआरटी में, मैं उन सारी लाइनों को क्या कर रही हूँ, आपके सामने बता दिए रही। ओके, देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्पीसीज। ज्यादा ध्यान मेरे शब्दों पे कीजिएगा, समझ में सारी चीजें आएंगी। कॉपी और बुक, पेन, ये सारा आपके हाथ में होना चाहिए, और माइंड मेरी बातों पे होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, बुक्स में सारी चीजें लिखी हुई है। फिलहाल समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या, द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described range between 1.6 million, 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and type of organism present on earth. क्या है इसमें, समझने वाली चीजें है, समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, जितने भी नंबर स्पीसीज हम लोग अभी जानते हैं, उसका रेंज कितना है, वो 1.7 से 1.8 मिलियन उसका रेंज है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं, द रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने भी इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, उतने में से हम लोग कितने को जानते हैं, हम लोग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को जानते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विथ इन अ कंट्री। ओके, दिस लोकल name would vary from place to place within a country। क्या चीजें समझ में आ रही है, अब कह रहा है ना। देखिए, हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या जो घर में, मैं जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ, समझिएगा।
हमारे घर में कोई एक बच्चा होता है, उसका नाम क्या होता है? चुन्नू, मुन्नू, जो भी है। मम्मी कुछ और नाम से बुलाएंगी, पापा कुछ और नाम से बुलाएंगे, भैया कुछ और नाम से, दादाजी कुछ और, नानी के घर गए तो कुछ और। जो भी लोग होते हैं अपने अपने मुताबिक उसका नाम रखते हैं, दोस्त कुछ और ही नाम रख देता है। तो क्या इतने सारे नामों से हमारी पहचान हो सकती है? अब मान लीजिए हमारी मम्मी जी हैं, मम्मी जी क्या नाम से बुलाती हैं? देखिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे घर मेरे बड़े भैया का बेटा हुआ, वो अच्छा है। हमारे घर पे बहुत सारे बाद एक नए नया मेंबर का जन्म हुआ, एक नया मेंबर है। मैंने खुशी में उसका नाम ना रोशन रख दिया। ठीक है, तो और वही मेरे घर का उसका नाम मणिकांत दुबे है। ओके, मैंने रोशन दुबे रखा और घर वालों ने मणिकांत दुबे रखा। और उसकी माता जी हैं, वो अलग नाम रखती हैं। जो भी सबके अलग अलग तरीके के जो भी हैं। तो अभी एक बात बताइए, उसमें जो है कोई उससे, मैं तो सबके सामने यही ना बोलूंगी कि ये रोशन है। मैं जिससे भी मिलवाऊंगी मैं उसको बताऊंगी रोशन। तो मेरे जानकारी वाले जितने लोग होंगे उसको रोशन के नाम से जानेंगे, लेकिन बगल वाला जो होगा उसके सामने लेके जाइएगा कोई और आया, अब देखिए जैसे मेरे घर के लोग जानते हैं उसको मणिकांत दुबे के नाम से। ओके, समझ में आ रहा है? मणिकांत दुबे के नाम से उसको जान रहे हैं। तो मेरे दोस्त के पास मैंने जब उसे लेके गई तो मेरे दोस्त ने बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलेगा मणिकांत दुबे, क्योंकि अपने घर के नाम को ऑब्वियस है कि जो घर वाले बताएंगे वही ज्यादा बच्चे बताते हैं। तो वो बोलेगी कि नहीं हम तो पहचानते नहीं है। फिर तो ऐसा डिफरेंस हुआ ना, यही प्रॉब्लम आती है, पहचानने में दिक्कत आती है। हम किसी और नाम से उसको जानते हैं और दूसरा किसी और नाम से जानता है, तो समस्या आती है। हम उसको एक साथ नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि बोले कि अच्छा तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट की कैसा? आधार कार्ड अपना निकालो, तुम्हारा एक्चुअल नाम क्या है हम बता दे रहे हैं, पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा ही जब वो बताया, बोला कि मेरा मणिकांत दुबे नाम है, बच्चा मान लीजिए बोलेगा तो सब बोलेंगे ना, वो बोलेगी कि नहीं मेरा मणिकांत दुबे नाम ही है। तो हाँ बोलेगी कि नहीं तुम्हारी बुआ बताती है कि नहीं तुम्हारा रोशन दुबे नाम है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा तो मैंने बोला कि अच्छा तुम क्या करो अपना आधार कार्ड दिखा दो। तो आधार कार्ड अपना दिखाया, आधार कार्ड पे उसका वो नाम मिलता है जो एक्चुअली में उसको रखा गया है। तो अब उसके आधार कार्ड के नाम से लोग उसको चारों तरफ जानेंगे। समझ में आया? नेम प्लेस टू प्लेस वेरी करने लगता है। जो लोकल नेम होता है वो प्लेस टू प्लेस जाइएगा, अलग अलग जगह पे जाइएगा तो बदलने लगता है। और इसके कारण उस स्पीसीज को समझने में, उस स्पीसीज को जानने में दिक्कतें आती हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिससे कि ये सिस्टम दूर हो जाए। और उस सिस्टम को जो लाया गया उसको हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो नाम रखने से पहले मैंने तो बताया ही है कि नाम रखने से पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि भैया पहले लड़का है या लड़की है। समझ में आ रहा ना? देखिए क्या कह रहा है, हिंस there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. Okay, एक ऐसा नाम रखते हैं जो पूरे विश्व में जाना जाता है। अपने ही घर में लीजिएगा, अपना ही उदाहरण लीजिएगा। आपका मम्मी कुछ और नाम रखती है, पापा कुछ और नाम रखते हैं, सब अलग अलग, लेकिन सर्टिफिकेट पे जो नाम रहता है उसी नाम से आप हर जगह जाने जाते हैं। अब हम कॉलेज में गए और वहां पे जाकर के मम्मी आती है, मम्मी बोलती है कि वह तो अपने घर का नाम बताएंगे ना, तो उसको बुलाइए, टीचर से बोलेंगे तो टीचर भी जाके बोलेंगे। अब उसमें सारे बच्चे परेशान कि है कौन। अब वो बोलेगा कि हम है, तो बोलेंगे तुम्हारा तो दूसरा नाम है। नहीं वो घर का नाम है, मम्मी प्यार से बुलाती है। यही बात तो बोलेंगे हम लोग, ये बात होता। समझ में आ गया?
नेमिंग का सिस्टम आप लोग को समझ में आया? नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? नोमेनक्लेचर है चीजों को एक्यूरेट तरीके से पहचानने के लिए, रियलिटी में उसकी वास्तविकता क्या है उसको बताने के लिए ये जरूरी होता है नेमिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का डिफिनीशन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा? यहाँ पे दे रखा है और यहाँ आया हम लोगों का एट ना, एट हट जाने दीजिए। ओके, समझ रहे थे? और मैंने आपसे नोमेनक्लेचर का सवाल पूछा, क्या है? क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड इज नेमिंग। ओके, स्टैंडर्ड इज नेमिंग of all living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world। यहां से, कहां से? यहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां से बोल सकते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन बाय, या फिर यहां से बोल सकते हैं आप अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यहां से बोलिएगा। सबसे अच्छा जवाब मैं आप लोग को दे रही हूँ अंडरलाइन करके, इतना इतना तो आप लोग को कोई नहीं करेगा यार। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या? A particular organism is known by the same name all over the world is known as nomenclature। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and known that organism the what organism the name is attached to। This is identification। अब नाम तभी बता पाएंगे ना जब आइडेंटिफिकेशन सही सही हो। ओके, समझ में आया? अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार,
आगे देखते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। फॉर प्लांट, क्या करेक्ट? प्लांट के लिए, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिया which are provided in international code for botanical nomenclature। जैसे देखिए, सभी प्लांट के लिए, फॉर प्लांट के लिए, प्लांट्स में भी पहचानना जरूरी है। तो प्लांट्स में क्या किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वह है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इन प्लांट। इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट में नेमिंग सिस्टम कौन करता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एंड एनिमल में क्या होता है, तो एनिमल में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का नेमिंग किस मेथड से किया जाता है, जो सिस्टम करती है, जो सिस्टम एनिमल का नेमिंग करती है, उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर, सॉरी, कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, अब यहाँ क्या है, द साइंटिफिक नेम ensure that each organism has only one limb। The scientific name has ensured that each organism has only one name। साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही होता है, एक ही होता, इससे अधिक नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नियम को फॉलो करते हैं, जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं उसी को फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए और आइडेंटिफाई करके उसका नेमिंग करने के लिए। ओके, अब देखिए, जो भी बायोलॉजिस्ट, अब तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं तो वो नियम फॉलो करते हैं, और नियम फॉलो करने के बाद जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो नेमिंग करते हैं, वो नेमिंग क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज में करते हैं। कोई भी साइंटिस्ट हो वो लैटिन लैंग्वेज में ही नेमिंग करता है। आ रही ये चीजें समझ में? लैटिन लैंग्वेज क्यों होता है, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, और लैटिन वर्ड में सुधार उतना ज्यादा नहीं किया जाता, मतलब उसको चेंज ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते, देखिए, each name each name has two components, each name has two components, the genetic, generic ना, जीनस बोला जाता है, जेनेरा बोला जाता है। ओके, each name has two components, जो हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा नेमिंग करते हैं उसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, द्विनाम पद्धति आता। ये किसने दिया है?
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है फ्रेंड? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, आगे पता चलेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? दो चीज शामिल होता है, एक होता है जीनस और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जीनस बोलिए, जेनेरा बोलिए, या बुक में हमारे जेनेरिक लिखा। ओके, जेनेरिक बोला क्या है? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो क्या क्या देखने को मिल जाता है? इसको जीनस बोलिए, जीनस या जेनेरिक, ओके, या जेनेरा। दिस इज अ फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सेकेंड वर्ड क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज, यही बोला जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज। समझ में आ रही है चीजें? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? किसने किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? तो वो है कैरोलस लीनियस। फर्स्ट वर्ड क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जीनस, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। यहां देखिए, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम the system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus being practiced by biologists all over the world. The naming system using a two word. एक मिनट रुकिएगा, मैंने इतना छोटा इसको कर दिया है ना, तो मुझे नहीं दिख रहा टू वर्ड। क्या बोला? Biologists all over the world. The naming system is using a two-word format was found convenient. ये मैंने बता दिया, राम कहानी लिखा हुआ। चलिए आगे का राम कहानी समझते हैं। इसमें देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये चीजें क्यों होती है, इस चीज का पहचान कैसे करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है आप बताइए, क्या होता है मैंजीफेरा इंडिका? सब लोग खाते होंगे मैंजीफेरा इंडिका, सबके पास होगा, सब मोस्टली लोगों के घर में ना मैंजीफेरा इंडिका पड़ा होगा। इस टाइम ना गर्मी के दिनों में ना बहुत ज्यादा मैंजीफेरा इंडिका मिलता है। ये पीला पीला मिलता है, एकदम मजेदार लगता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। उसको क्या बोलते हैं? मैंगो। The scientific name of the mango is Mangifera indica. The scientific name of the mango is Mangifera indica. The scientific name of the mango is Mangifera indica. देखिए, जो जो लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं उस पे ज्यादा जोर दूंगी ताकि आप लोग को इन द क्लास याद हो जाए। ओके, इसमें आपको क्या याद करना है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस। ओके, अब देखिए, अब ये समझते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंजीफेरा, नेम ऑफ द मैंगो इट्स मैंजीफेरा इंडिका। इधर देखिए, मैंजीफेरा जो होता है ना, यहां देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए मिला हम लोग को मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इज जीनस, मैंजीफेरा इज जीनस, और इंडिका इज क्या होगा? स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज। समझ में? अब इसके बाद जो नेमिंग करते हैं ना, इस नेमिंग में क्या होता है? एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या किया जाता है? ऑथर्स का, जो ऑथर्स नहीं, जो साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं, इसका खोज करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नाम लिखा जाता है। एब्रीवेटेड फॉर्म
एब्रिवेटेड फॉर्म में आगे मैं बताऊंगी कि एब्रिवेटेड फॉर्म क्या होता है। ओके, और ये बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल नेम हम लोग लिखते हैं उसका कुछ रूल्स होता है, उसको भी मैं बताऊंगी। तो पहला रूल क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि मैंजिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। अब आ गया नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका सिस्टम, उसका नियम जो होता है ना, उसको देखते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। लैटिन क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड इज अ डेड लैंग्वेज। ओके, मोस्टली साइंटिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं लैटिन लैंग्वेज। मैं आप लोग को इन दी क्लास याद करा के रहूंगी ये कि नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल क्या होता है। नोमेनक्लेचर का नेमिंग करने के लिए, यानी कि नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या होता है, तो लैटिन एंड इटैलिक्स। फर्स्ट मेथड इज लैटिन एंड इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड इटैलिक। लैटिन एंड इटैलिक्स समझ में आ रहा है। और अगर उसको हम लोग हैंड रिटन करते हैं, हाथों से लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, देखिए अब जब इसको हाथों से लिखते हैं ना, तो अंडरलाइन करते हैं, अच्छे से अंडरलाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड नियम क्या है, दे आर लैटिनाइज एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओके, आगे क्या रहा, द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। वही मेथड बोल रहा है कि लैटिन वर्ड बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड इटैलिक्स, लैटिन एंड इटैलिक्स होगा, ठीक है। और फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस, ठीक है। और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ वर्ड बोथ the word in a biological name, both the word in a biological name when handwritten, जब बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होगा तो उसे स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और इसको प्रिंट जब करते हैं तो इटैलिक्स में, लैटिन एंड इटैलिक्स में करते हैं। ओके, प्रिंटेड इन, जब प्रिंटेड रहता है तो इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, लैटिन में दिखने के लिए उसको इटैलिक्स प्रिंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना सारा आप लोग को समझ में आया होगा। क्या है नोमेनक्लेचर का मेथड, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, व्हाट इज द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। मैं ये बार बार पूछ रही हूँ, आप लोगों से बताइएगा व्हाट इज द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट इज क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिक्स। ओके, जनरली लैटिन एंड इटैलिक्स होता है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम आर, बोथ बायोलॉजिकल नेम आर व्हेन हैंड रिटन, जब हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली उसको अंडरलाइन करेंगे और प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में। क्यों इटैलिक्स में, क्योंकि वह लैटिन ओरिजिन में हमें मिले। ओके, बाय द माय बिगेस्ट मिस्टेक, मेरी एक बिगेस्ट मिस्टेक के कारण हमारी एक स्लाइड क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। ओके, इसके बाद वाला जो चौथा नियम, तो उसको मैं आप लोगों को कैटेगरी का जो आएगा ना, वही कैटेगरी है या फिर क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन होगा, मैं एक बार सही चेक करती हूँ। हाँ, वो क्लासिफिकेशन का है जो कि इससे कट हो चुका है। मैं उसका एक सेपरेटली वीडियो बना करके लाइव सेशन में आकर या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में करके अपलोड कर दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम देना चाहेंगे कि जितने भी आप लोगों के सीनियर्स होंगे उन लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि जिन्हें CSIR नेट JRF का प्रिपरेशन करना है वो चैनल से जुड़े और आकर के तैयारियां करें। दिसंबर 2025 का CSIR नेट JRF क्वालिफाई करा के दम लेंगे हम। सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा का पूरा DPP, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ मिलेगा। और
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। यूट्यूब पे यह पहली बार होगा और सारी चीजें मैं लाइव ले आऊंगी, लाइव, ठीक है, लाइव से सब कुछ अटेंड करेंगे हम लोग। और हाँ, एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूंगी आप लोगों को कि बीपीएससी एएसओ का, बीपीएससी एएसओ का हम लोग का एग्जाम होने वाला है और इसकी तैयारी मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ। जस्ट ये सेशन खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगी, उसी का सेशन स्टार्ट करूंगी। तो जितने भी लोग बीपीएससी एएसओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर बिहार से जुड़े हुए किसी भी अदर स्टेट का, सॉरी, बिहार से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करना है या फिर ऑल इंडिया का तैयारी करना है, तो प्लीज ज्वाइन करें, मेरे चैनल से जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों का आनंद उठाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पढ़ाई होगी, जो कि आप लोग को पढ़ना है इस चैनल से, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। ओके, बस आप लोग को दिल लगा करके मेहनत करना है, इस चैनल से जुड़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास, सीनियर्स जूनियर्स सबको भेज के, कि एक का भला करने से बहुत अपना भला होता है। भले ही लोग समझते हैं कि क्यों हम उसका भला करेंगे, नहीं, ये गलत सोच है। जितना दूसरों का भला करिएगा उतना आपका भला ईश्वर करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं, कोई नहीं देखता, वो देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है और अभी स्लाइड्स बहुत सारी है। यहाँ देखिए कह रहा है कि कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। देखिए टैक्सा कैन इंडिकेट, टैक्सा से ही मैं समझा रही हूँ, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। जो टैक्सा होते हैं वह दिखाती है कि कैटेगरी जो है वह डिफरेंट डिफरेंट लेवल की होती है, बहुत ही अलग अलग तरह की होती है। किसी किसी अलग अलग पोजीशन पे आप लोगों को कैटेगरी देखने को मिलती है। बंटवारा तो अलग अलग पोजीशन पे ही ना होगा, कैटेगरी हम लोग तभी ना बनाएंगे कि ये इस कैटेगरी में जाएगा, ये इस कैटेगरी में जाएगा। जैसे नंबर हम लोग को मिलते हैं, एग्जाम्स हम लोग देते हैं, तो जिसका जितना नंबर आता है उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको उसमें फिक्स कर देते हैं, उसका उसका कैटेगरी देते हैं, ठीक है, उसको ग्रेड मिलता है। वही कह रहा है कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट अ डिफरेंट लेवल। अ प्लांट आल्सो फ्रॉम अ टैक्सा, एक प्लांट जो है वह टैक्सा, wheat is a also taxa. Similarly, animal, mammal, dog are all taxa. But you know that कह रहा है, देखिए हम लोग का एनसीईआरटी कह रही है कि प्लांट also from a taxa, wheat also from a taxa. प्लांट एक टैक्सा है, कब टैक्सा है, क्योंकि प्लांट और एनिमल का बात करती है तो प्लांट एक अलग टैक्सा है। लेकिन प्लांट में हम लोग वीट बोल दिए तो वीट की अलग कैटेगरी हो गई, हम लोगों का पैडी का अलग कैटेगरी हो गया, उसी तरीके से पी का अलग कैटेगरी हो गया। आई होप दिस क्लियर दिस पॉइंट, आप लोग को ये सारी पॉइंट क्लियर हो रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से हम लोग एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स, मैमल्स, ये सारे कैटेगरी हैं। डॉग कैटेगरी है लेकिन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक कैटेगरी है और उसको अलग अलग टैक्सा में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल, एनसीईआरटी खुद कह रही है कि हम लोग जानते हैं कि डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल, देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट एट अ डिफरेंट लेवल। समझ में आ गया, समझ में यह चीज कि हम लोग जानते हैं कि डॉग एक मैमल है और डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल, डॉग एक मैमल है, मैमल एक एनिमल है, फिर भी एनिमल, मैमल, डॉग डिफरेंट 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 टैक्सम पर है। समझ में आया, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि बिहेवियर उनका अलग है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस,
उसको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्यों रखा गया है? हम जानते हैं कि डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल है, फिर भी डॉग को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, कैट को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है और ह्यूमन बीइंग को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है? यही बातें हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर अलग है, उनका नेचर अलग होता है, वो दिखने का स्ट्रक्चर उनका अलग है, इसलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में रखा जाता है। Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. कह रहा है कि इसलिए बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, मतलब उनके दिखने के आधार पर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको समझाया इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के। बड़ी मजेदार चीज है। देखिए, टफ नहीं है, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ क्या करना, आइडेंटिफाई करना है और उसको क्लासिफाई करना है और कैटेगराइज कर देना। आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसको नेमिंग करिए, उसको कैटेगराइज कर दीजिए। यही 3 प्रोसेस है टैक्सोनॉमी में, यही प्रोसेस है। हमारा जो CSIR नेट का डाइवर्सिटी इन द लिविंग फॉर्म, लाइफ फॉर्म है, लिविंग फॉर्म है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग फॉर्म, ये जो चैप्टर है उसमें टैक्सोनॉमी से स्टार्ट है। तो टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? हम पूछते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी में वही चीजें आती है, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई एंड कैटेगराइज्ड। समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, समझ में आया? ये सारी चीजें होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें देख लेंगे। देखिए आ गया, hence it's based on characteristic all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. Based on taxonomy, most important सवाल है, what is taxonomy? Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. All living organisms can be classified into different taxa. Based on characteristic, all living categorized into different taxa. This process is known as This process is known as taxonomy. क्लासिफिकेशन के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं हम लोग। आगे बोलते हैं, देखिए आगे क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन जो भी है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बेसिस पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ओनली देख लिए कि इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, तो हम इसको एक कैटेगरी में रख दिए, जिसके 4 पैर है इसको, इसके जो है, जैसे देखिए हम लोग इंसेक्ट देखते हैं, तो इंसेक्ट को एक कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो जितने भी स्पीसीज हुए उनके 3 पेयर ऑफ लेग हैं, तो उसको हम लोग इंसेक्ट की कैटेगरी में रख दिए ना। समझ में आया? अब जितने 4 पैर वाले हैं उसको हम लोगों ने एनिमल की कैटेगरी में रख दिया, और 2 पैर 2 हाथ वाले दिख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स दिख रहा है ना। समझ में आ रही है सारी चीजें आप लोग को? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लासिफी द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर पे कोई इतना जोर देके तो नहीं पढ़ाता जितना जोर देके मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, तो जो 11th में स्टार्टिंग में गए होंगे ना, उनको समस्याएं होती होगी, क्योंकि हमको हुआ था ये समस्या। बहुत ही संघर्षों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ना, देखिए external and internal structure along with the structure of a cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study. modern taxonomy के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो
वही हम लोगों को मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर सेल्स के बारे में, जो सेल्स के अंदर जो बदलाव होते हैं, सेल्स की यही सारी चीजें मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ये सारे ही आ जाते हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब आ जाता है। इन सबको मिला करके मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या क्या आती है, तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सब कुछ। उल्टा बोली हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें है, थोड़ा लेबलिंग अलग अलग की हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस जब मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ओके, hence categorization, identification, classification, nomenclature as the process of a basic taxonomy. Okay, समझ में आया। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में थोड़ा से साइटोलॉजी को जो सेल वाला होता है ना, उसको घुसा दिया जाता है, लेकिन ये आगे, taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. कह रहे ना, ह्यूमन बींग्स को क्या है कि हमेशा जानने की इच्छा है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को हमेशा जानने की इच्छाएं होती है कि हम और से ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा हमको चीजें देखने को मिले। ये चीज ह्यूमन बींग्स ट्राई करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन आप में से बताइए कि कितने लोग सोचते हैं कि हमको और अधिक जानना, और अधिक जानना, और अधिक जानने की इच्छा किसमें होती है? हमारे ह्यूमन बींग्स में ही होती है। लेकिन उतना जानने की कोशिश करता कौन है? नहीं करता है तो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग तो ऐसे नहीं ना है, आप लोग तो अच्छे हैं, जो कि पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या रहा है कि यूजेस के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया। देखिए क्या है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड। अर्ली डेज, बीते हुए काल में, बीते हुए समय में आप अपने सोर्सेज को खोजते हुए, अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हुए लोग क्या किए, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर को क्या कर दिए, डिफरेंस कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज formed on the use of various organisms. Hence, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also from relationship among them. वो सिर्फ जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ह्यूमन बींग्स ओनली जानने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को देखना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का किसी अलग, किसी मतलब किसी एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एक कनेक्शन होगा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो देखने को मिलता है। हम लोग जो टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ना, दिखता है हायरार्की, जब पढ़ेंगे देखते हैं ना, तो उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारा देखने को मिलता है। ये एक दूसरे से क्या होता है, कोरिलेटेड होता है, जुड़े होते हैं। ह्यूमन, ये हम हो गया। दिस दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक पढ़ेंगे हम लोग, वही टैक्सोनॉमी बोलते, सिस्टमैटिक। The branch of study was referred to as systematic. The word systematic is derived from Latin word and system. System, ये आता है सवाल, systematic word किससे लिया गया है, तो Latin word systema से लिया गया है, which means systematic arrange of organism और Linnaeus used systema naturae फैब्रिकेशन। लिनियस ने क्या किया था, सिस्टेमा नेचुरी नाम का एक पुस्तक लिखा था, बुक लिखा था, ये भी याद रखिएगा। हु इज द पब्लिश बुक, तो लिनियस। ओके, the scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. Systematic take into account evolutionary relationship between
ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस में आता है? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अब आ गए हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में समझने के लिए। बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए अपना। Classification is not a single step process but involve hierarchy of a step in which each step represent a rank or category. हाहा, आ गया ना मजेदार चीज, याद करने वाली चीजें और ध्यान में रखने वाली चीजें। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये ध्यान में रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस हमको नहीं मतलब है। हमको क्या ध्यान में रखना है कि क्लासिफिकेशन is not a single step process but involve hierarchy of a step in which each step represents rank or category. Each step represents rank or category. यही ध्यान रखना। Each step represents rank or category. Classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Okay, since a category is a part of all over taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. समझ में आ रही है ये चीज कि category is a part of all over taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all category together constitute to taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification. This is the most important line. Each category referred to as unit of classification. ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। Category is a part of all over taxonomic arrangement, or it is called the taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy. आगे बढ़ते हैं। In fact represent the rank and is commonly termed as taxon. और taxon का plural form क्या होता है? taxa. समझ में आया? In fact represent rank and commonly termed as taxon. ठीक है, कैटेगरी क्या करता है? कैटेगरी यहाँ पे देखिए, सभी कैटेगरी जो होते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? रैंक को। कैटेगरी रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। टैक्सॉन का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? टैक्सा. Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like three pair of joint legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Group represent category. Category देखिए ये याद करना है, group represent category और category denote rank. each rank और taxon. समझ में आई ये चीज? यहाँ पे मैंने आप लोग को सारी चीजें क्लियर कर दी है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझा रहा है कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर। एक ऑर्गेनिज्म होता है कि कॉमन फीचर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इंसेक्ट जो हुआ, इंसेक्ट का 3 पेयर्स ऑफ लेग मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को, वो एक ग्रुप में रख दिया गया। तो यहाँ पे याद हो जाएगा आप लोगों को, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी और कैटेगरी डिनोट रैंक, और सभी रैंक क्या होता है? टैक्सॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। The taxonomic group category are distinct biological entities and not merely by morphological aggregate. These taxonomic group category are distinct biological entity and not merely morphological aggregate. ये भी याद रखना। आगे चीजें क्या बोल रही है? Taxonomic study of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. क्या क्या चीजें टेक्सोनोमिक कैटेगरी में क्या क्या आती है, इसमें क्या क्या आता है, टेक्सोनोमी में क्या क्या चीजें आती है, यहीं पे याद हो जाएगा आप लोगों को। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, डिवीजन। कैसे याद करना है मैं अभी याद कराऊंगी ड्यूरिंग द क्लास। कैसे याद करना है? किंगडम,
फाइलम, दो दो चीजें करके याद करिए, याद हो जाएगा। किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम, मेरे साथ बोलिएगा, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे बोलिए, आप लोग को याद हो जाएगा। किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम। ओके, क्लास ऑर्डर, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर। उसके बाद फैमिली, जीनस और स्पीसीज। क्लियर दिस पॉइंट, क्लियर दिस पॉइंट, याद हुआ? ये चीजें याद हुई आप लोग को? एक साथ बोलते हैं, एक साथ बोलेंगे क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज। क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, स्पीसीज इज अ लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पीसीज के बारे में देखते हैं हम लोग। Taxonomic study consider a group of individual organism with fundamental similarity as a species. Taxonomic study के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर फंडामेंटल, जो एक तरह के कार्य करते हैं, एक तरह के दिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक याद रखना, ये taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarity as a species. One should be able to distinguish one species from other closely related to a species based on distinct morphological difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo lion. क्या क्या कह रहा है? Let us consider, देखते हैं कि Mangifera indica, Solanum tuberosum, potato एंड पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। इसको देखते हैं तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, दिस इज इंडिकेट द स्पीसीज। इंडिका इज इंडिकेट द स्पीसीज, ट्यूबरोसम इंडिकेट द स्पीसीज एंड लियो इज इंडिकेट द स्पीसीज। ठीक है, all the three name indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, वही species, while the first name are indicate Mangifera, ये जो होता है यह जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जीनस, 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 समझ में आया? Mangifera, Solanum and Panthera are genera represent with higher level of taxon or category. Each genus may have one और मोर देन वन स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। सभी जीनस के पास, ये ध्यान रखना है कि सभी जीनस के पास एक और एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, लेकिन उसके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है। एक देखिए, ईच जीनस के पास मतलब कि एक जितने भी जीनस हुए उसके पास वन और एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज हो सकते हैं। एक जीनस जो होता है, प्रत्येक जीनस जो है, प्रत्येक जीनस का एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट, एक तो होगा ही होगा, एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है। फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, and the solanum include species like nigrum and melanogaena। समझ में आया? एग्जाम्पल याद रहेगा। आगे बढ़, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होम। देखिए क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग का हम लोग जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल जो नेम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो स्पीसीज जो हुआ वह सैपियंस हुआ। स्पीसीज इज सैपियंस ग्रुप इनटू द जीनस, जीनस के साथ मिल जाता। जीनस क्या है? होमो। स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग का स्पीसीज क्या है? सैपियंस। ह्यूमन बीइंग का स्पीसीज सैपियंस किससे मिलता है? होमोजीनस से मिलता है। होमो जो है वह जीनस वर्ड, तो साइंटिफिक नेम वुड बी क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस। होमो मिल गया,
होमो इज क्या हो जाएगा, जीनस, और सैपियंस इज स्पीसीज। आगे जीनस के बारे में समझते हैं। तो जीनस इज अ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा अपने से छोटे वाले से रिलेटेड होता है। Genus is comprises a group of related species which has more character in a common comprising of species। मतलब कि जो सबसे ज्यादा मैच करता है उसको एक में रख दिए, जीनस हो गया। अब स्पीसीज का जितना सारा कैरेक्टर, आदि स्पीसीज ले लिए, स्पीसीज में एक जैसे जो दिखने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या कर दिए, एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, उसको जीनस बोल दिए। यानी कि जीनस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। बोल सकते हैं हम लोग जीनस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। जीनस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। We can say that genera are aggregates to closely related species। थकिएगा नहीं, किसी को नहीं थकना है, क्योंकि हम भी कंटिन्यू बैठे हुए हैं और बिना पानी के बोल रहे हैं। तो आप लोग तो अपने पास पानी रख सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्या बोल रहा है, वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनेरा जो होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को शो कर रहा है, जो कि मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो एंड ब्रिंजल जो होते हैं अलग अलग एग्जांपल है, अलग अलग स्पीसीज है, बट बिलोंग बोथ but both belong to same genus। ठीक है, वो सेम जीनस क्या है, सोलेनम। पोटैटो एंड ब्रिंजल किस जीनस से रिलेटेड है, तो वह है सोलेनम। पोटैटो एंड ब्रिंजल का जीनस क्या होता है, सेम है, वह क्या है, सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम बोल दे इसको। अब देखिए सोलेनम। लायन, लायन का क्या होता है, पैंथरा लियो। लियोपार्ड का होता है पैंथरा पार्डस एंड टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस। ओके, तो विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस इज पैंथरा। इसमें देखिए इसमें क्या है, अलग अलग जीव है। लायन अलग है, लियोपार्ड अलग है और टाइगर अलग है, लेकिन कुछ चीजें इसमें कुछ फीचर सेम होती हैं। इस कारण से इनका क्या है, इस स्पीसीज का फीचर सेम है, तो इसको हम लोग इसका जीनस बोल दिए, एक ही होगा, जीनस इज अ पैंथेरा। ओके, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। अब ये जीनस क्या होगा, दूसरे जीनस से अलग होगा। क्यों, फेलिस देखिए बिल्ली जो होती है दिखने में उसी की तरह है, लेकिन बिल्ली को अलग कर दिया गया है। ओके, पैंथेरा अलग है फेलिस से। फेलिस इज अ जीनस ऑफ अ कैट। पैंथेरा इज अ जीनस ऑफ अ लायन, टाइगर और लियोपार्ड। फैमिली में आते हैं तो फैमिली इज अ क्लोजली रिलेटेड टू जीनस। फैमिली इज क्लोजली related to genus। The next category family। अब नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली आया। फैमिली इज ग्रुप रिलेटेड जेनेरा। देखिए फैमिली है जो ग्रुप रिलेटेड जेनेरा with a still less number of similarity as compared to genus and species। Family are categorized on the basis of both vegetative and reproductive feature of a plant species। फैमिली को किस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे कैटेगराइज करते हैं, तो on the basis of vegetative and reproductive feature of a plant species। among plant for example 3 different genera solanum, petunia and dhatura are placed in a family solanaceae। ये याद रखना है क्या क्या ये होता है, देखिए जेनेरा यानी जीनस सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा। सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी क्या है, फैमिली है किसका, तो वह है सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा का सोलेनेसी फैमिली
है, समझ में आया। अमोंग एनिमल, अमोंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल कुछ जीनस ले लिया गया है, एग्जाम्पल लिया गया है फैमिली, क्या बोलते हैं, एनिमल्स, कुछ एग्जाम्पल एनिमल्स के लिए लिया गया है। तो पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis. Felis cat in the family are Felidae. क्या क्या? पैंथेरा, और पैंथेरा क्या है? जीनस है। किसका जीनस है बताइएगा? लायन, टाइगर और लियोपार्ड का। और फेलिस किसका जीनस है? कैट का। और इन दोनों को क्या कर दिया गया है? सेम फैमिली में रखा गया है। वह फैमिली क्या है? फेलिडी में। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर फॉर कैट एंड डॉग, you will find some similarity and some difference, as well as they are separated into different animal, Felidae, Canidae, Felidae and Canidae respectively. तो फेलिडी किसका हुआ? बिल्ली का हुआ। कैनेडी किसका हो गया? कुत्ते का हो गया, डॉग का। ऑर्डर, ऑर्डर 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 आ गया हम लोगों का। ऑर्डर इज क्लोजली रिलेटेड टू, बताइए। ऑर्डर इज क्लोजली रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली इज क्लोजली रिलेटेड टू जीनस, जीनस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। ऑर्डर अच्छे से लिखते हैं ना, चलिए अच्छे से नहीं लिख रही हूँ, अच्छे से लिखने में टाइम कंज्यूम कर रहा है ना हम लोगों का। ऑर्डर is closely related to family। अच्छा तो बहुत तेज हो गई यार, हम ही को नहीं आता, देखिए हम गड़बड़ा देते हैं, इसी सबको ठीक करने में हम गड़बड़ा देते हैं। देखिए जानने दीजिए, हमसे भैया गड़बड़ कर देगा, फिर पेज की जाएगा, दिक्कत ना कटे जाएगा तो दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे ऑर्डर, order sorry, category like species, genus and family are based on a number of similar characters। क्या कह रहा है? category like species, genus and family are based on a number of similar characters। Generally order and other higher taxonomic category are identified based on aggregates of character। उसी तरीके से ऑर्डर इज बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर, दी जो एक दूसरे के सिमिलर होगा हम लोग उसी को तो बोलेंगे, वही बात है। सब एक दूसरे को जो भी सोचता है कि ए, देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए, देखिए मेरे पास ये देखिए, ओके, हम सबसे पहले क्या पता करें? ये पेन है, ये भी पेन है और ये भी पेन है, लेकिन इस पेन को चेक करते हैं तो ये ब्लैक दिखता है, इस पेन को चेक करते हैं तो ये ब्लू दिखता है, और भी देखते हैं तो इसका प्राइस कुछ अलग है, इसका प्राइस कुछ अलग है। लिख तो सकते हैं दोनों को, अब देखिए लिखने के बेसिस पे जाते हैं, लिख सकते हैं दोनों से आंसर, ब्लैक और ब्लू से आंसर लिख सकते हैं। चलो तुमको कॉपी पे लिखेंगे, कॉपी पे लिखने लायक हो, लेकिन क्या ये पेन से हम लोग कॉपी पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसी तरीके से जितना जितना अपने अपने कैटेगरी का है, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। ऐसा ही ना बोलते हैं, जिसको जिसको मेरे साथ खेलना है वो मेरे ग्रुप में आ जाओ। जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे ही खेलते थे, आप लोग भी खेलते होंगे। तो जो जो सेम है, आप देखो ब्लैक पेन मेरे पास है कि तुम्हारे पास, जो हम लोग छोटे थे तो वही कर, तुम्हारे पास ब्लैक पेन है ना, दो देखते कितना कितना ब्लैक पेन होता है। ब्लैक पेन एक पास घर में भी अरेंज करते हैं ना,
मम्मी भी जब अरेंज करती हैं तो कोई ना कोई देखती है ना। देखिए जैसे मैं बताती हूँ, कोई ग्लास है, ग्लास को एक पास रख देंगी, कटोरी को एक पास रख देंगी, बड़ा कटोरी एक पास रख देंगी, छोटा कटोरी एक पास रख देंगी, बड़ा चम्मच एक पास, छोटा चम्मच एक पास। उसमें भी चम्मच में कोई दांत वाला चम्मच, जैसे मैगी खाने के लिए हो गया वो चम्मच अलग हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी सिमिलैरिटीज पर उसको एक साथ रख दिया जाता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन। आगे बढ़, order being a order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar character. Order being a higher category, most important line है. Order being a higher category is assemblage of family which exhibit a few similar character. The similar character are less in a number as compared to different genera include a family. Wait a minute. The similar characters are less in a number as compared to different genera included in a family. Plant family, which sorry, just second. अरे हम कर रहे हैं फोन को साइलेंट, तो मेरी बुआ जी का कॉल आ रहा था, उसको साइलेंट कर दे रहा था कि हम लोग को डिस्टर्ब ना हो, हम बाद में इनसे टॉकिंग कर लेंगे। नहीं तो बुआ जी लोग ना होती है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, बोलती हैं तुम बहुत बड़ी हो गई है, बात नहीं करती हमसे। तो बोलते हैं थोड़ा हुआ, थोड़ा बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी कर लेंगे, बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। प्लांट लाइक, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्ग्यूलेसी फैमिली, जितना भी एसी लगा होगा फैमिली है भैया, फैमिली है, एसी फैमिली होता है। फैमिली क्या चीज में रहती है, एसी में ना रहती है। हालांकि वो जब मैंने देखी जहाँ पे बात ये नहीं है कि हम फैमिली में वो एसी में रह रहे, बात ये है कि जहाँ फैमिली है वहां एसी है। हमें यही बात बोलते हैं, जहां फैमिली में, अब वो नहीं झगड़ा लड़ाई बोलना फैमिली नहीं। फैमिली वो होता है जिसमें दो लोग हैं, चार लोग हैं, लेकिन प्रेम से रह रहे हैं, कोई तू में नहीं हो रहा है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो रहा है, शांति से सब लोग एक पास बैठ के रह रहे हैं, एक पास बैठ के खा रहे हैं, एक पास बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज ये होती है फैमिली। और जहां फैमिली है वहीं पे क्या है, एसी है। बात समझ में आया? अभी भी देखता, जहां फैमिली, अब तो बात ही बात है, वो वाली एसी नहीं, ये प्यार वाला एसी जो परिवार में, ठीक है। प्लांट लाइक फैमिली, सॉरी, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्व्यूलेसी सोलेनेसी, ठीक है। कॉन्व्यूलेसी और सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर, किसमें, पोलिमोनियल्स। कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी को किस ऑर्डर में रखा गया है, पोलिमोनियल्स में रखा गया है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, किस बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टर पे। कॉन्व्यूलेसी एंड सोलेनेसी इज अ फैमिली, और इस फैमिली को पोलिमोनियल्स में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। क्लियर दिस पॉइंट? The animal order Carnivora include family like Felidae and Canidae। देखिए ये कॉर्निवोरा क्या है, ऑर्डर, और इस ऑर्डर में किसको रखा गया है, फेलेडी और कैनेडी, फेलेडी और कैनेडी। भैया आ गया हम लोग का ऐड, तो सीताराम भजिए, थोड़ा थोड़ा भगवान जी का नाम लेना चाहिए ना। ऐड हुआ खत्म, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आते हैं क्लास पे। क्लास इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्डर, class is closely related to order, class is closely related to order। This category
दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, इसमें रिलेटेड ऑर्डर को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंपेराइजिंग कंपेराइजिंग मंकी कॉमन भूल रही हूँ देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा ऑर्डर है और इसमें किस किस को रखा गया, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन अ क्लास मैमली। ठीक है, क्लास मैमली क्या है, ऑर्डर प्राइमेटा। है, ऑर्डर प्राइमेटा में क्या क्या आता है, मंकी आते हैं, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है ना। और इसको किस में रखा गया, प्लेस्ड इन अ क्लास मैमली अलोंग विथ ऑर्डर। अब along with order carnivora include animal like tiger, cat and dog, class mammally। समझ में आया, मैमेलिया। कार्निवोरा ऑर्डर है, इंक्लूड किसमें इंक्लूड कर देते हैं, टाइगर, कैट एंड डॉग को इंक्लूड कर देते हैं इसमें कार्निवोरा में, जो कि मांस खाते हैं। टाइगर, कैट एंड डॉग मांस खाते हैं, इसको हम लोग बोल दिए, इसलिए इसका ऑर्डर क्या कर दिए हम लोग, कार्निवोरा। और इसको किस में रख दिए, तो हम लोग रख दिए हैं क्लास मैमेलिया एज अदर आल्सो ऑर्डर। समझ में आया आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ी सी चीजें हैं, फिर होगा सेशन एंड। Classes comprising animal like fishes, amphibians, reptiles, bird along with mammals constitute the next higher category called phylum। ठीक है, classes comprising animal, fish, amphibian, reptiles, bird along with mammals constitute with next higher category called phylum। इसको higher category में रख दिया गया है, इसको बोलते हैं phylum। Presence of notochord, ठीक है, अब ये देखा जा रहा है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड किस बेसिस पर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड होता है और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डर सॉरी फाइलम कोर्डेटा में रखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट classes with few similar characteristics are assigned to higher next category called division। अब इसमें ये देखिए, ये फाइलम हो जाता है एनिमल के केस में एंड डिवीजन हो जाता है प्लांट के केस में। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट कैटेगरी है, वह क्या है, क्लास किंगडम। ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस, देखिए ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। Animalia in the classification system of animals, animalia in the classification system of animals। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprising all plant from various divisions। Henceforth we will refer to these two groups as animal and Plantae। okay, plant kingdom, animal and plant kingdom आता है। The taxonomic category from a species to organism have been so in ascending order starting with the species। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल बन जाता है। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से किंगडम जाते हैं तो असेंडिंग होता है, और किंगडम से स्पीसीज आते हैं तो डिसेंडिंग होता है। अब मैंने आप लोग को याद कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या याद करा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम फाइलम क्लास, यहाँ से बता, देखिए किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, और उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये है हम लोगों का 7 कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर बताया। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हायर टू लोअर, किंगडम से स्पीसीज आते हैं,
ये हो गया हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। किंगडम से स्पीसीज आए तो डिसेंडिंग, और स्पीसीज से वो क्या गया, किंगडम तक गया तो वो हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, यहाँ देखिए आ गया लाइन इंपॉर्टेंट। एज वी गो हायर फ्रॉम species to kingdom, the number of common characteristic goes on a the number of common characteristic goes on डिक्रीजिंग। ठीक है। एज वी गो, देखिए एज वी गो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम हायर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर डिक्रीज। और वही हम लोग किंगडम टू स्पीसीज आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है तो कॉमन कैरेक्टर आर डिक्रीजेज, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो वह क्या होता है, अगर टेक्सोनोमिक कैटेगरी डिसेंडिंग 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 ऑर्डर में होता है तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम लोग ऑर्डर ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो होती है वह क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करता है। समझ में आया। लोअर द टैक्सा मोर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेंबर विथ इन द टैक्सा शेयर। लोअर टैक्सा, जितने भी लोअर टैक्सा होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को अपने मेंबर के साथ शेयर करते हैं विथ इन द टैक्सॉन शेयर। ओके। हायर द कैटेगरी greater is the difficulty to determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification become more complex. Okay. Last है, समझना है चीजें, याद करा दिए हैं, कुछ है नहीं, इसी को देख लीजिए। ये वाला जो स्लाइड है ये इस स्लाइड पे आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए जब भी इसको बोलते हैं किंगडम फाइलम, देखिए किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। और इससे मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा। और देखिए ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर आर इंक्रीजेज, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और वही अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ऐसे जाते हैं हम लोग, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और किंगडम देखते हैं, तो ये होता है कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेज। ठीक है, मैं ट्रिक से बता दे रही हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, देखिए कि पी सी ओ एफ एस, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। केपीसीओ फंस गया, याद रहेगा। केपी के पी सीओ फंस गया, एस अंत में आ जाएगा। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, केपीसीओ फंस गया। ठीक है, काम में फंसा होगा, धांधली कर रहा होगा, पैसा लूट रहा होगा, इसी में फंस गया होगा। और ये है समरी। ठीक है, तो समरी आप लोग कर लीजिएगा। और आज का सेशन इतना ही, ये समरी आप लोग कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम अगले सेशन में इसको भी कर देंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं, जो वो है वही ये है। समरी का है कि
क्लास लिया करके कर दिया जाएगा, ताकि अच्छा रहता है कि इसके समरी इसके साथ अलग अलग रहता है। तो अब वैसे भी आप लोग अभी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे मेरी सब से। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए चैनल से। और इस पे तो अब हम यही लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे ना। थैंक यू। ओके। ज्यादा से ज्यादा जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स और जूनियर्स को जोड़िए, ताकि CSIR नेट JRF का तैयारी हम लोग मिलके कर सकें। और आप लोगों की अभी जो प्रिपरेशन चल रही है वो प्रिपरेशन हो सके, आप लोग नीट, एम्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग जो भी है, राजस्थान BSc नर्सिंग में 11th में ही पूछा जाता है, लेकिन क्लासेज का जो बोर्ड है उसका तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और BPSC, ASO मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी वैकेंसी हाथों से जाने देना अच्छी बात नहीं होती है। जी तोड़ मेहनत कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। डेली का डेली 2 क्लासेस होगा, उसको डेली अटेंड करना है। और मैं जितना कह रही हूँ उतना करने से सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना बोलना चाहेंगे हम आप लोग को इन दिन में, अपनी फैमिली, सेहत और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखिए। बाय बाय। दिस लेसन विल बी इन